हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.1 के बाकी बचे हुए सवाल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 2.1 में पहला सवाल और उदाहरण के सवाल किए थे। तो आज हम सीखेंगे गुणांक के बारे में कि गुणांक क्या होता है। गुणांक की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो चर के साथ गुणे में होता है, बस आपको यही ध्यान रखना है, जो चर के साथ गुणे में होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। बस इतना सा ध्यान रख लो। चर के साथ जो गुणे में रहता है, जो गुणे में रहता है वह उसका गुणांक कहलाता है। वह उसका गुणांक कहलाता है। चर के साथ जो गुणे में रहता है वो उसका गुणांक कहलाता है। कैसे देखते हैं कुछ उदाहरण से। मैंने लिखा यहाँ पर 2x। हमने एक उदाहरण लिखा 2x। पहले आप बताइए इसमें कौन चर है और कौन अचर। तो मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो x क्या है यहाँ पर? चर। और 2 क्या है? अचर। गुणांक क्या होता है पहले इसके बारे में ध्यान से सीखना। क्या लिखा है? चर। चर के साथ जो गुणे में रहता है। पहले बताइए चर कौन है दोनों में से? तो ये चर है। इसके साथ गुणे में कौन लिखा हुआ है? 2। इसलिए इसका गुणांक क्या कहलाएगा? 2। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच में यदि कोई संबंध पूछे, यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है दोनों के बीच में, इसका मतलब गुणा लगा रहता है। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2y, क्या लिखा हुआ है? 2y, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है गुणे का है। 2 और y का क्या संबंध है? गुणे का। आई बात समझ में? मतलब चर और अचर, चर और अचर यदि एक साथ लिखे हुए होते हैं तो उन दोनों के बीच में गुणे का संबंध होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -3x², और मैं आपसे पूछूं इन दोनों का संबंध क्या है, तो इन दोनों का सिर्फ केवल एक ही संबंध है, गुणे का। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा निशान बैठा हुआ है? गुणा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें पहले उदाहरण को समझते हैं। चर क्या है? x, और इसके साथ गुणे में कौन है? 2। तो चर x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। अगर आपसे कोई पूछे कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? x के साथ गुणे में कौन है? 2। तो x का गुणांक हो जाएगा 2। कितना आसान है। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यही जो मैंने -3x² लिखा, इसको यहाँ पर लिखता हूँ -3x², ठीक है। इन दोनों जो मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पर पद, केवल एक ही पद है ना। अब आप बताइए यहाँ पर चर कौन है? तो ये चर है और ये अचर है, ठीक है। तो आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि x² का यानी x⁻² का गुणांक क्या होगा, तो बताइए x² के साथ गुणे में कौन बैठा है? कौन बैठा है? -3। कौन बैठा है? -3। 3 बस मत बोलना, 3 के साथ कोई चिन्ह भी है ना, -3। तो x² का गुणांक हो जाएगा -3। और उदाहरण देखते हैं। यदि मैंने लिखा करनी 5 z² -3y² + 5, एक हमने उदाहरण लिखा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि z² का गुणांक बताइए। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ पहले मैं। z² का गुणांक बताइए। तो बताइए z² के साथ गुणे में कौन बैठा है? आप बताएंगे करनी 5, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भैया y² का गुणांक बताइए, तो आप क्या बताएंगे? y² का गुणांक कौन है? y² के साथ गुणे में -3। 3 बस मत बोलना, चिन्ह के साथ कौन है? -3, ठीक है। यदि आपसे और पूछ लिया जाए कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता x⁻0, ठीक है। x⁻0 का कोई गुणांक पूछता तो आप क्या बताते? 5। इसके बारे में बाद में सीखेंगे, ठीक है ना, और डिटेल में। तो इस तरह से यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे, ठीक है। तो आप सवाल पे सीधा चलते हैं। दूसरा सवाल है, पहले मैं सवाल टाइप कर लूँ। तो दूसरा सवाल है
निम्नलिखित में से प्रत्येक में यानी प्रत्येक बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो दूसरे का पहला सवाल देखते हैं। लिखा है 2 + x² + x, एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का। तो आप ढूंढिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। ये है, ये मिला एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है गुणे में? बताइए। कुछ नहीं है मतलब एक है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? एक है। क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जो हर संख्या के साथ गुणे में रहती है। मतलब एक से किसी में भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 और मैं ऐसे लिख दूँ इसको 5 × 1 बराबर करके लिखते हैं। अगर मैंने इसको लिख दिया बराबर 5 × 1, बताइए कोई फर्क पड़ेगा? 5 × 1 = 5, आंसर तो वही मिल रहा है। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो क्या आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर × 1 लिख सकते हो? क्योंकि एक से किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से यदि एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर, लेकिन 0 से फर्क पड़ता है जी। यदि 1 और 0 का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से यदि किसी संख्या में हम गुणा करेंगे, जैसे 0 × x किए तो 0 बना देगा। मतलब 0 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। 0 यदि जिसके साथ गुणा होगा, गुणे में है ना, उसको 0 ही कर देता है। 0 जिसके साथ गुणा होता है उसको 0 बना देता है। लेकिन 1 जिसके साथ गुणा होता है तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल 0 को छोड़कर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं था, मतलब कौन था? 1 था गुणे में, है ना। कौन था इसके साथ? 1 था गुणे में। अगर कोई नहीं है मतलब कौन है एक्स के साथ गुणे में? 1। तो अब आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो इस सवाल में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा? 1 होगा, मतलब प्लस का 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरे का दूसरा नंबर लिखा है 2 - x² + x³। 2 - x² + x³, किसका गुणांक बताना है जी? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। सवाल में यही पूछा गया ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कौन है? माइनस, और माइनस के साथ कौन है? 1। क्योंकि एक ऐसी संख्या जो हर किसी के साथ गुणे में है, अर्थात एक्स स्क्वायर के यहाँ पर गुणांक क्या होगा? -1, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल लिखा है π/2 x² + x। किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? अब बताइए एक्स स्क्वायर के साथ इस बार गुणे में कौन है? π/2। कौन है? π/2, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। किसी भी संख्या का, किसी भी चर का गुणांक यदि पूछा जाए तो चर के साथ जो गुणों में है वो उसका गुणांक कहलाता है, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा नंबर यहाँ पर लिखता हूँ। करनी 2 x - 1, x बाहर है। इसमें पूछा गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले ढूंढिए, क्या इसमें कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी x⁻2। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो x⁻, कुछ नहीं मतलब 1 है। कहीं पर x⁻2 दिख रही है तो नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा? आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहीं पर दिख रहा है? नहीं, इसलिए उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। एक और उदाहरण मैं अपने से ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 3y - x + z², और मैं आपसे पूछ दूँ यहीं पर इसी सवाल में कि y² का गुणांक बताइए। y² का क्या बताइए? गुणांक। तो देखिए क्या y² कहीं पर दिख रहा है? y⁻2। y⁻2 ध्यान से देखिए, इस सवाल में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा हो, अर्थात y² का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। यदि आपसे कोई पूछे y⁵5 का गुणांक बताइए, इसी सवाल में कहीं पर y⁵5 दिख रही है, जब y⁵5 है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। अगर आपसे कोई पूछे x�3 का गुणांक बताइए इसी सवाल में, तो देखिए कहीं पर x�3 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? गुणांक 0। लेकिन आपसे कोई पूछ दे x का गुणांक बताइए, अब देखिए x कहीं पर है, हाँ है x। अब यहाँ पर x के साथ गुणे में कौन है? माइनस, लेकिन हर संख्या जानते हैं गुणे में 1 रहता है, इसलिए -1। आई बात समझ में? यदि आपसे कोई इसी सवाल में पूछता कि z² का गुणांक बताइए, z² का गुणांक, तो z² ढूंढिए। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर है। इसके साथ गुणे में कोई नहीं है, मतलब कौन है? 1।
इस तरह से गुणांक निकाला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तीसरा सवाल अब देखते हैं। तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद, मतलब कितने पद वाला? द्विपद वाला, 35 घात के, है ना, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब हमें 35 घात के द्विपद वाला एक बहुपद बताना है। बताइए ऐसा कोई बहुपद जिसकी घात 35 हो लेकिन उसमें कितने पद हों? 2 पद। कोई भी आप लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x की घात 35 माइनस 1, ये एक बहुपद है। बताइए इसमें कितने पद हैं? 2। कैसे पता चला? ये माइनस या प्लस, पद किससे निर्धारित होगा? माइनस से या प्लस से, है ना। उसके साथ जो भी जुड़े रहेंगे वो पद कहलाएंगे। जैसे एक बार और समझ लो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + x² - 5x। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितने पद हैं, तो पहले प्लस और माइनस को देखिए, एक प्लस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर, इनके साथ जो भी जुड़े हैं वो पद कहलाएंगे। 1 2 3, कितने पद हैं? 3 पद। यानी प्लस और माइनस के साथ जो जुड़े रहते हैं वो पद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जो गुणे में है, अगर आप इनको भी अलग से पद गिनोगे तब तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। गुणे के साथ, गुणे वाले को नहीं गिना जाता, जो जिनके बीच में गुणा रहता है। तो यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद। यही बोला है ना, 35 घात के द्विपद, एक और एक 2 पद, 35 घात के। एक और उदाहरण दे देते हैं इसी सवाल में। मैंने लिख दिया z की घात 35 - x²। लीजिए 35 घात के द्विपद है 1 2, बहुपद की घात कितनी है? 35। सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, इसलिए द्विपद में बहुपद है, ठीक है, 35 घात वाला। अब देखते हैं 100 घात का एक पदी का, ये वाला ये है, ठीक है ना सवाल। 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण, एक उदाहरण देना 100 घात वाला। आप कुछ भी लिख दीजिए, z की घात 100, एक पद है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा -2 लिख दिए तो 2 पद बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और एक उदाहरण दे दो आप, x की घात लिख दो 100, x की घात 100, क्या ये बहुपद है? तो आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात धनात्मक है, या फिर चर की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखिए चर की घात धनात्मक, इसलिए बहुपद है। आई बात समझ में? ये सभी बहुपद है। तो ये एक पद में बहुपद है, 100 वाले का उदाहरण, 100 की घात वाले का, और ये घात 35 वाले का, घात 35 वाले का द्विपद में उदाहरण है, ठीक है। 2 पद होने चाहिए, आप कोई भी संख्या लिख सकते हो 2 पद वाला। एक और देख लेते हैं, y घात 35 - 7 लिख दो, ये भी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हो उसको। तो मैंने एक एक उदाहरण बोला था, तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये 100 घात वाला हो गया था और ये 35 घात वाले का, ठीक है। इस तरह से तीसरा सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। चौथा सवाल क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहले तो चौथा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चौथे का पहला सवाल हल करते हैं। क्या लिखा है? 5x³। चलिए इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, हल पहला नंबर चौथे का, ठीक है ना। 5x³ + 4x² + 7x। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहले सवाल में बताइए, बहुपद की घात का एक ही नियम है कि चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ पर देखिए एक चर यहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप देखेंगे चर की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी। तो आप डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे? चर की, आप लिखोगे चर की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी। चलिए लिख ही देता हूँ, चर की सबसे बड़ी घात या अधिकतम लिख सकते हो, चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा है 4 - y² में बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको केवल एक चर दिख रहा है, वो है y, और इसकी बड़ी घात क्या है? 2, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 होगी, इसलिए बहुपद की घात 2 होगी।
इसी तरह से तीसरा सवाल बनेगा। तीसरे को जब हल करेंगे, तीसरे नंबर को, तीसरा नंबर क्या है सवाल, 5t माइनस करनी 7। आप यहाँ पर सबसे पहले चर ढूंढें, है ना। जब कभी भी बहुपद की घात बतानी हो तो सबसे पहले चर को ढूंढना है। देखिए यहाँ पर एक चर दिख रहा है आपको t, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं, मतलब इसकी घात क्या है 1। अब बताइए, और कहीं पर आपको चर दिख रहा है क्या, नहीं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें, यदि आपकी मर्जी है, तो आप t की घात ऐसे 0 लिख सकते हैं बाजू में, बाहर, है ना, करनी के। आप बताइए 0 और 1 में कौन बड़ा है, 1। कौन बड़ा है, 1। तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है। क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1 होगी। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर चर की अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी घात, तो इस सवाल में चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1 होगी। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथे में क्या लिखा है, 3। चौथा नंबर 3 लिखा हुआ है। अब इसमें बताइए बहुपद की घात क्या होगी। पहले बताइए क्या ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे जी हाँ बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसके साथ हम किसी भी चर की घात 0 लगा के लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसमें बताइए कि बहुपद की घात क्या होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं चर की घात क्या है, 0, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 0। तो यहाँ पर सीधा आप लिख दीजिए कि बहुपद की घात 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है, 0 है। बहुपद की घात 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर चर की घात क्या है, 0। आई बात समझ में। एक और लिखते हैं, 5वां नंबर अपने से सवाल लिख रहे हैं, -5। इसमें पूछा जाए चर की घात, तो -5, इसके बाजू में आप ऐसे z की घात 0 लिख सकते हो, क्योंकि z की घात 0 का मान 1 होता है। -5 और z की घात 0 का जो मान 1 होता है, दोनों को गुणा होगा तो -5 ही मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर चर की घात क्या है, 0, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 0। आई बात समझ में। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है -5, और आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ पर चर नहीं दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर चर नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। क्या यहाँ पर कहीं चर दिख रहा है, नहीं, तो सीधा आप लिख दो ना कि बहुपद की घात 0 होगी, क्योंकि जब चर है ही नहीं तो बहुपद उसकी घात कहाँ से होगी। और आप वैसे ऐसा लिख सकते हो, -5x की घात 0, चर की घात 0, इसलिए बहुपद की घात 0 होगी। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, इसको अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपसे हर दिन की तरह रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दें,